हाय फ्रेंड्स, हम लोग अभी जो ट्वेल्थ का जो चैप्टर है एचएससी बोर्ड के लिए सॉलिड स्टेट वो स्टार्ट कर दें। लास्ट ईयर से लेके अभी तक अगर आप लोग देखोगे तो अभी आपका थोड़ा सिलेबस चेंज हो गया है। बस सिलेबस चेंज होने से कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, कंटेंट तो सेम ही रहता है अंदर, तो उसमें ज़्यादा कुछ फ़र्क पड़ने वाला नहीं है अगर आप लोग पुराना बुक भी रेफ़र कर रहे हो या फिर आप लोग नया बुक भी रेफ़र कर रहे हो तो भी। ठीक है, लास्ट ईयर में हम लोगों ने दो स्टेट्स देखे थे। ठीक है, जैसे स्टेट्स ऑफ मैटर चैप्टर पढ़ा था तो उसमें हम लोगों ने गैसियस स्टेट, मोस्टली हम लोगों ने गैसियस स्टेट देखा था, और हम लोगों ने देखा था कि उसमें लिक्विड स्टेट। तो गैसियस स्टेट में हम लोगों ने क्या देखा था, पार्टिकल्स का मोशन था, उसमें थोड़ा बहुत काइनेटिक थे, गैसेस था, तीन चार लॉज थे, राइट, जैसे कि तो पी वी इज़ इक्वल टू एन आर टी इक्वेशन कैसे बनता है, उसके लॉज थे। तो ये सारे के सारे हम लोगों ने टॉपिक्स लास्ट ईयर में देखे थे। ये ईयर में हम लोगों को सॉलिड और गैसियस स्टेट और लिक्विड स्टेट छोड़ के कोई भी सब्सटेंस का और एक स्टेट होता है जिसका नाम होता है सॉलिड स्टेट, तो उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो देखो, सॉलिड हम लोग किसे सॉलिड कह सकते हैं। सॉलिड मतलब जिसको एक स्पेसिफिक साइज़ हो, शेप हो, स्पेसिफिक वॉल्यूम हो, इसका कुछ साइज शेप या फिर फिक्स्ड, सब कुछ वैल्यू फिक्स्ड हो, उसका एक फिक्स डेंसिटी भी हो, तो हम लोग उसको क्या बोलेंगे, सॉलिड बोलेंगे। ठीक है, तो सॉलिड में अगर आप लोग उसका टेम्परेचर बढ़ाओगे तो क्या हो जाता है, गैस सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है और लिक्विड से गैसियस स्टेट में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, तो ये सॉलिड की प्रॉपर्टी। एक सॉलिड को एक स्पेसिफिक मेल्टिंग पॉइंट होता है, उसका खुद का एक मेल्टिंग पॉइंट होता है, वही पॉइंट पे हो जाके पिघलना स्टार्ट कर देता है। ठीक है, तो उसके बाद उसमें जो इंटरमोलिकुलर फोर्सेस जो होते हैं वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं। ठीक है, एज़ कम्पेयर टू गैसियस स्टेट और लिक्विड स्टेट। जैसे जैसे आप लोग सॉलिड स्टेट का टेम्परेचर बढ़ाओगे वैसे वैसे उसमें काइनेटिक मोशन आने लगता है पार्टिकल में, और वो पार्टिकल का काइनेटिक मोशन की वजह से जो है वो लिक्विड और गैसेस में क्या होने लगता है, कन्वर्जन होने लगता है। ठीक है, तो बेसिकली मोस्ट ऑफ द सॉलिड्स का जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो हायर होता है, जिसमें मेल्टिंग पॉइंट बहुत नीचे होता है, उसमें जो इंटरमोलिकुलर फोर्सेस होते हैं वो वीक होते हैं, ऐसा हम लोग कंसिडर करते हैं। और जिनका मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा हाई होता है उसमें वो सॉलिड स्टेट में उसका जो मेल्टिंग पॉइंट होगा वो बहुत ज़्यादा ऊपर होगा या फिर हाई मेल्टिंग पॉइंट होगा, ऐसा हम लोग कंसिडर करें। फॉर एग्जांपल, अगर आप लोग प्लास्टिक लोगे और अगर आप लोग आयरन लोगे या फिर एमएस मटेरियल लोगे, तो आयरन का मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज़्यादा है और प्लास्टिक का मेल्टिंग पॉइंट बहुत कम है, जस्ट बिकॉज ऑफ उनके बीच का जो इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है उसके वजह से। ठीक है, ऑलराइट, तो ये थे अपने सॉलिड के कैरेक्टरिस्टिक्स। तो अभी सॉलिड के कैरेक्टरिस्टिक्स तो हो गए, तो उन लोगों ने क्या किया, सॉलिड को दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया था, मतलब क्लासिफिकेशन ऑफ सॉलिड होता है। तो फर्स्ट क्लासिफिकेशन होता है सॉलिड का, उसको हम लोग बोलते हैं क्रिस्टलाइन सॉलिड। ठीक है, और सेकेंड जो क्लासिफिकेशन होता है उसको हम लोग बोलते हैं एमॉर्फस सॉलिड। तो सबसे पहले हम लोग क्रिस्टलाइन सॉलिड क्या है वो देखते हैं, उसके बाद हम लोग देखेंगे कि एमॉर्फस सॉलिड क्या होता है। राइट, तो देखो, क्रिस्टलाइन सॉलिड ये होता है जिसमें आपके जो पार्टिकल्स होते हैं वो पार्टिकल्स परफेक्टली अरेंज्ड फॉर्म में होते हैं। जो सॉलिड सब्सटेंस में पार्टिकल्स परफेक्टली अरेंज्ड फॉर्म में अवेलेबल होते हैं उनको हम लोग बोलते हैं क्रिस्टलाइन सॉलिड। अब ये पार्टिकल्स क्या है, तो ये पार्टिकल्स एटम्स हो सकते हैं, ये पार्टिकल्स आयंस हो सकते हैं, ये पार्टिकल मॉलिक्यूल्स हो सकते हैं, कुछ भी हो सकते हैं। ये अगर डिफाइनेट रिपीटिंग पैटर्न और परफेक्टली अरेंज्ड फॉर्म में अगर अवेलेबल है कोई भी सॉलिड स्ट्रक्चर में, तो हम लोग उसको बोलेंगे कि ये क्रिस्टलाइन सॉलिड है। राइट, तो अभी क्रिस्टलाइन सॉलिड के आप लोगों को प्रॉपर्टीज हम लोगों ने तो देख ही ली थी कि क्या होता है क्रिस्टलाइन सॉलिड में, कि पार्टिकल्स परफेक्टली अरेंज होते हैं। तो इस दुनिया के आप लोगों को जितने आजू बाजू में, आप लोग जिस रूम में बैठे हो, जहाँ पे भी बैठे हो, यहाँ पे आपको अगर कोई सॉलिड स्ट्रक्चर दिख रहा है यूनिफॉर्म, तो वो सारा का सारा क्रिस्टलाइन सॉलिड ही होगा। मोस्ट ऑफ द सॉलिड इस दुनिया में सारे के सारे क्रिस्टलाइन सॉलिड या फिर क्रिस्टलाइन नेचर में होते हैं। राइट, तो ये तो हम लोग को पता चलता है, जैसे कि आजू बाजू के आप लोग सब्सटेंस देखोगे तो अगर आप लोग कोई भी आजू बाजू, आपके आजू बाजू कुछ भी पड़ा है जो सॉलिड फॉर्म में है और वो एकदम यूनिफॉर्म स्ट्रॉन्ग स्ट्रक्चर है, तो ऐसे समझ लेना कि उसमें जो पार्टिकल्स का अरेंजमेंट है वो रिपीटिंग पैटर्न में एक परफेक्टली अरेंज पैटर्न है। ठीक है, परफेक्टली अरेंज मतलब क्या, देखो मैंने यहाँ पे एक इमेज दिखाया है, ये इमेज में जैसे पार्टिकल्स ऊपर दिख रहे हैं और जैसे पार्टिकल्स उसके सेकेंड रो में दिख रहे हैं, सेम पैटर्न बार बार रिपीट हो रहा है। राइट, मतलब ये ऊपर का रो, इट इज़ फर्स्ट रो, फिर सेकेंड रो, देन अगेन फर्स्ट रो सेकेंड रो रिपीट हो रहा है, फिर अगेन फर्स्ट रो सेकेंड रो रिपीट हो रहा है। ये देखो, ये पैटर्न बार बार रिपीट हो रहा है, हर बार ऐसा होगा ज़रूरी नहीं है। इसके अलावा भी और भी पैटर्न होते हैं, फॉर एग्जाम्पल हेक्सागोनल होता है, क्यूबिक स्ट्रक्चर होता है, बहुत सारे पैटर्न्स होते हैं। अगर वही पैटर्न
स्क्वायर स्ट्रक्चर होता है, रेक्टेंगुलर स्ट्रक्चर होता है, ऐसे बहुत सारे फॉर्म्स होते हैं। अगर वही पैटर्न बार बार रिपीट हो जाता है तो उसको हम लोग बोलेंगे कि हाँ भाई ये जरा जो है वो क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर फॉर्म में है, राइट। तो अभी इसमें आप लोग बोलोगे कि ये पार्टिकल्स क्यों एक दूसरे के साथ अरेंजमेंट है, तो इसके बीच में कुछ फोर्सेस है, जो फोर्सेस के वजह से ये पार्टिकल्स एक साथ अरेंज्ड है, ठीक है। तो वो फोर्सेस मैक्सिमम फोर्सेस इंटरमोलिकुलर फोर्सेस हो सकते हैं, जिसमें अट्रैक्शन जो है इंटरमोलिकुलर फोर्सेस का, वो अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है। इसके वजह से वो जो पार्टिकल्स है वो एक दूसरे को फर्मली पकड़े हुए हैं, राइट। तो ये जो फोर्सेस जो है उसको पकड़े हुए है, ये फोर्सेस ही ये सब्सटेंस के स्टेबिलिटी को मेंटेन करता है, ठीक है। ये फोर्सेस ही रिस्पॉन्सिबल है उसके स्टेबिलिटी मेंटेन करने के लिए, किसका, क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर का स्टेबिलिटी मेंटेन करने। अभी ये फोर्सेस में भी कुछ भी हो सकता है, ये आयनिक बॉन्ड हो सकता है, ये कोवलेंट बॉन्ड हो सकता है, ये हाइड्रोजन बॉन्ड हो सकता है, ये वैन डर वाल्स फोर्सेस हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो अगर ये सारे फोर्सेस के वजह से अगर कोई भी क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर में या फिर कोई भी सॉलिड में अगर पार्टिकल्स का अरेंजमेंट बार बार रेगुलर पैटर्न में रिपीट हो रहा है तो हम लोग उसको बोलेंगे क्रिस्टलाइन सॉलिड, ठीक है। मैं आपको एक बार डेफिनेशन बोल देता हूँ। इट इज क्रिस्टलाइन सॉलिड इज अ होमोजेनियस सॉलिड इन विच द कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स, एटम्स, आयंस और मॉलिक्यूल्स आर अरेंज्ड इन अ डिफाइनेट रिपीटिंग पैटर्न, ठीक है। तो ये आपका होगा डेफिनेशन ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड। इसके बाद उन्होंने क्या किया था, क्रिस्टलाइन सॉलिड में आपको कुछ अलग अलग वेराइटीज़ दिखते हैं, तो उन्होंने उसको थोड़ा डीपली बताया। क्रिस्टलाइन सॉलिड आइसोमॉर्फस और पॉलीमॉर्फस में डिवाइड हो जाता है, ठीक है। तो आइसोमॉर्फस और पॉलीमॉर्फस क्या है, देखो। तो बेसिकली मैं पहले आइसो और क्या होता है, मॉर्फस क्या होता है बताओ। आइसो मतलब सेम होता है और मॉर्फस मतलब फॉर्म होता है, ठीक है। आइसो मतलब सेम होता है और मॉर्फस मतलब फॉर्म होता है। तो आइसोमॉर्फस मतलब सेम फॉर्म, ठीक है। तो आपको इतना समझा है, सेम फॉर्म। तो अभी देखो आइसोमॉर्फस सब्सटेंस क्या होता है। अगर आपके पास दो अलग अलग सब्सटेंस है पर दो अलग अलग सब्सटेंस का क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर अगर सेम दिख रहा है, ठीक है, दो अलग अलग स्ट्रक्चर सब्सटेंसेस है, दो या उससे ज़्यादा, और उनका सबका अगर आपको क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर सेम दिख रहा है तो उसको हम लोग बोलेंगे आइसोमॉर्फस। क्लियर है। मैं और एक हिंट बता दूँ, आइसोमॉर्फस में एटॉमिक रेशो जो होता है वो एटॉमिक रेशो सेम होता है। एग्जांपल आपको दे दूँ तो NaF, ठीक है, और MgO, ये एग्जांपल आप लोग याद रख सकते हो, या फिर NaNO3 जो है और CaCO3, ये भी उसका एग्जांपल है। ये दो ऐसे सब्सटेंस है जिन दोनों में दो अलग अलग सब्सटेंस है पर इन दोनों का क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर जो है वो सेम आपको दिखाई देगा, ठीक है। इसके बाद मैंने बताया था कि पॉलीमॉर्फस, ठीक है। अभी मैंने आइसो तो बता दिया, आइसो का मतलब होता है सेम और मॉर्फस का मतलब होता है फॉर्म। तो जैसे ही पॉली होता है तो पॉली मतलब होता है मल्टीपल या फिर मेनी, तो पॉली का मतलब होता है मेनी और मॉर्फस का मतलब होता है फॉर्म्स। तो मेनी फॉर्म्स, ठीक है, या फिर मल्टीपल फॉर्म्स, उसको हम लोग बोलते हैं पॉलीमॉर्फस। अभी देखो, कोई भी सब्सटेंस को सिर्फ एटॉमिक रेशो से सेम होने से आप लोग ये नहीं बोल सकते कि ये आइसोमॉर्फस है, उसके कुछ अलग अलग प्रॉपर्टीज होते हैं। फॉर एग्जांपल NaCl और KCl का एटॉमिक रेशो सेम है, 1 है, पर उसके सारे के सारे प्रॉपर्टीज अलग अलग है, ठीक है, और आइडेंटिकल है, पर इसका क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर जो है क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर सेम नहीं दिखता है। आइसोमॉर्फस में एटॉमिक रेशो सेम होने के साथ साथ उसका क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर भी क्या होता है, सेम दिखाई देता है। बट इस हर बार ज़रूरी नहीं है कि एटॉमिक रेशो सेम होगा तो उसका क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर भी सेम होगा। NaCl और KCl के प्रॉपर्टीज़ एकदम आइडेंटिकल होते हैं पर उसका क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर जो है वो क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर सेम नहीं है, ठीक है। तो NaCl अलग दिखता है और आपका जो KCl का स्ट्रक्चर है वो अलग दिखता है, तो इसका मतलब NaCl और KCl एक दूसरे के साथ आइसोमॉर्फस नहीं है, ठीक है। तो हम लोग पॉलीमॉर्फस देखते हैं। पॉलीमॉर्फस में क्या होता है, अगर एक ही सिंगल सब्सटेंस है आपके पास, एक ही सिंगल सब्सटेंस है और वो एक से ज़्यादा या फिर दो या दो से ज़्यादा फॉर्म्स क्रिएट कर रहा है, ठीक है, बट डिफरेंट डिफरेंट कंडीशंस में, तो हम लोग उसको बोलेंगे पॉलीमॉर्फस, ठीक है। मैं फिर से बोल रहा हूँ, अगर आपके पास एक ही सब्सटेंस है और एक ही सब्सटेंस दो या उससे ज़्यादा फॉर्म्स क्रिएट कर रहा है अंडर डिफरेंट डिफरेंट कंडीशंस, तो हम लोग उसको बोलेंगे पॉलीमॉर्फस, ठीक है। तो इसका अगर एग्जांपल देने के लिए जाएंगे तो कार्बन के 3 पॉलीमॉर्फस होते हैं। कार्बन का 3 पॉलीमॉर्फस का फॉर्म मैं आपको बोल देता हूँ। फॉर एग्जांपल फर्स्ट वन इज डायमंड, सेकंड वन इज ग्राफाइट एंड थर्ड वन इज अ फ्लोरीन स्ट्रक्चर, राइट। उसको हम लोग बकबॉल भी स्ट्रक्चर बोलते हैं। तो ये आपके कार्बन के 3 अलग अलग पॉलीमॉर्फस के एग्जांपल्स हैं, राइट। तो ये हो गया। अभी आप लोग बोलोगे कि पार्टिकल्स का जो परफेक्टली अरेंजमेंट है उसके ऊपर क्या डिपेंड करता है, ठीक है। तो देखो, अगर पार्टिकल्स का या फिर क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर का जो अरेंजमेंट है
उसके ऊपर उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, उसका इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस, उसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, ये सारे के सारे जो प्रॉपर्टीज़ हैं, ये सारे के सारे प्रॉपर्टीज क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर में जो पैटर्न रिपीट हो रहा है वो पैटर्न के ऊपर डिपेंड करते हैं। ठीक है, अगर वो पैटर्न में थोड़ा भी डिस्टर्बेंस आ गया तो उसका ये सारे के सारे जो चीज़ें हैं, ये सारे के सारी चीज़ें हिल जाएंगी। मतलब इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस हिल सकता है, उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स चेंज हो सकता है, ये सब चीज़ें उसके प्रॉपर्टीज़ में चेंज आ सकता है अगर उसके बीच का बॉन्ड या फिर कुछ वीक हो गया। क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर को शार्प मेल्टिंग पॉइंट होता है बिकॉज ऑफ रेगुलर अरेंजमेंट ऑफ पैटर्न एंड स्ट्रॉन्ग इंटरमोलिकुलर फोर्सेस। उसका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो शार्प होता है। शार्प मेल्टिंग पॉइंट मतलब कि उसका एक फिक्स्ड मेल्टिंग पॉइंट है। फॉर एग्जांपल, अगर आयन 900 डिग्री सेल्सियस पे पिघल रहा है तो वो 900 डिग्री सेल्सियस पे ही पिघलना स्टार्ट करेगा, उसके पहले पिघलना स्टार्ट नहीं करेगा। वो पॉइंट को हम लोग शार्प मेल्टिंग पॉइंट बोलते हैं। ठीक है, ये आप लोग समझ रहे हैं शार्प मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है। तो ये क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर के कुछ प्रॉपर्टीज़ है जो आपको समझना था। ठीक है, तो देखो, अगर क्रिस्टलाइन सॉलिड जो है वो उसके फिजिकल प्रॉपर्टीज़ अलग 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 डायरेक्शन में अगर चेंज कर जाए, फॉर एग्जांपल जो मैंने बताया आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वगैरह, वो प्रॉपर्टीज़ अगर वो अलग अलग कंडीशन में चेंज कर देता है तो हम लोग उसको एनिसोट्रॉपी बोलते हैं। ठीक है, इसको हम लोग बोलेंगे एनिसोट्रॉपी। ये आप लोग याद रखना। ठीक है, आपको कोई बंदा ज़्यादा पूछेगा नहीं, बट आप लोगों को सिर्फ याद रखना है कि अगर फिजिकल प्रॉपर्टीज़ अगर आपको मेजर करना है अलग अलग डिफरेंट कंडीशन में जो चेंज हो गए तो हम लोग उसको बोलेंगे एनिसोट्रॉपी। ठीक है, ओके राइट। तो इसके बाद हम लोग नेक्स्ट स्लाइड पे जाते हैं। नेक्स्ट स्लाइड जो है आपका वो है आपका आइसोमॉर्फस और पॉलीमॉर्फस। तो मैंने एक्सप्लेन कर दिया आपको। एमॉर्फस सॉलिड, राइट। तो नेक्स्ट है आपका एमॉर्फस सॉलिड। अभी देखो एमॉर्फस सॉलिड क्या होता है। जैसे कि मैंने बताया क्रिस्टलाइन सॉलिड स्ट्रक्चर में आपका जो पैटर्न होता है पार्टिकल्स का, वो एकदम रेगुलर पैटर्न होता है, दिखने में अच्छा दिखता है। ठीक है, पर अगर आप लोग एमॉर्फस सॉलिड का क्रिस्टलाइन एमॉर्फस सॉलिड के पैटर्न में जाओगे तो पैटर्न जो है वो आपको इरेगुलर फॉर्म में दिखाई देगा। ठीक है, मतलब कि देखो मैंने यहाँ पे दिखा है, ये दिखने में अजीब दिखता है। इसके बीच पार्टिकल्स के बीच में कहीं पे गैप ज़्यादा है, कहीं पे गैप बहुत कम है, तो ये आपको इस तरह से पैटर्न दिखाई देगा। अगर कोई भी सब्सटेंस में एक परफेक्टली ऑर्डर्ड या फिर एक परफेक्टली अरेंज पार्टिकल्स का पैटर्न आपको नहीं दिखाई देता है तो इसका मतलब कि वो सॉलिड जो है वो एमॉर्फस सॉलिड का फॉर्म है। क्लियर है डेफिनेशन? मैं आपको एक डेफिनेशन फिर से एक बार इंग्लिश में एड करके बताता हूँ इसका डेफिनेशन क्या बोलता है। द सब्सटेंस दैट अपीयर लाइक अ सॉलिड्स बट डू नॉट हैव वेल डेवलप्ड परफेक्टली ऑर्डर्ड क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर आर कॉल्ड एमॉर्फस सॉलिड। ठीक है, एमॉर्फस का मतलब होता है नो फॉर्म, इन शॉर्ट नो फॉर्म। ठीक है, तो ये एमॉर्फस सॉलिड का डेफिनेशन है। अभी आप लोगों को मैं बता दूं कि एमॉर्फस सॉलिड जो है वो एक ऐसा समझो कि एक सुपर कूल्ड लिक्विड है। ठीक है, सुपर कूल्ड जो है वो लिक्विड है, उसको हम लोग एमॉर्फस सॉलिड बोलते हैं। ठीक है, आपको एग्जांपल देने के लिए जाऊंगा तो बोले आप लोग पाव भाजी खाते हो, पाव भाजी में बटर डालते हो, राइट? या फिर दाबेली वगैरह खाया है तो दाबेली तवे पे वो जो बनाने वाला होता है वो बटर डालता है। वो तवे पर बटर डालने के बाद क्या होता है, बटर धीरे धीरे पिघलने लगता है। अगर बटर धीरे धीरे इसलिए पिघलता है क्योंकि उसके बीच का जो इंटरमोलिकुलर फोर्सेस जो है वो फिक्स नहीं है, उसके इंटरमोलिकुलर फोर्सेस बहुत स्ट्रांग नहीं है, इसलिए वो जो बटर है वो धीरे धीरे पिघलना क्या हो जाता है, स्टार्ट होने लगता है। तो ये हो गया आपका फर्स्ट एग्जांपल जो खाने में अच्छा था, दिखने में भी अच्छा था। तवे पे बटर अच्छा दिखता है पिघलते वक्त, राइट? तो ये था आपका फर्स्ट एग्जांपल। दूसरा अगर आप लोगों का डेली लाइफ का एग्जांपल देना तो सोप। तो आप लोग देखो गीला हाथ अगर सोप को लगाओगे या फिर टेम्परेचर कम ज़्यादा करोगे तो क्या हो जाता है, सोप धीरे धीरे पिघलने लगता है, सोप का शेप चेंज हो जाता है। सोप का शेप इसलिए चेंज होता है क्योंकि उसके बीच का जो इंटरमोलिकुलर फोर्सेस है वो वीक है। ठीक है, उसके बीच के जो पार्टिकल्स है वो परफेक्टली फॉर्म में अरेंज नहीं है। जो आपको ये इमेज में दिख रहे हैं ना, इस तरह से वो पार्टिकल्स अरेंज होते हैं, जो कहीं पे स्ट्रांग होते हैं कहीं पे वीक होते हैं। जहाँ पे वीक होते हैं वहाँ से शेप चेंज होना चालू हो जाता है, जहाँ पे स्ट्रांग होते हैं वहाँ से शेप चेंज नहीं होता है। तो इसका एग्जाम्पल और एक एमॉर्फस सॉलिड का एग्जाम्पल आपको बता दूँ तो ग्लास। ठीक है, ग्लास दिखने में तो स्ट्रांग दिखता है बट वो स्ट्रक्चर वीक होता है, जल्दी से ब्रेक हो जाता है। उसमें भी सेम ही फंडा है, पार्टिकल्स परफेक्टली ऑर्डर्ड नहीं है। ठीक है, ये एमॉर्फस सॉलिड का एग्जाम्पल है। तो एमॉर्फस सॉलिड मैंने जैसे कि बता दिया कि ये एकदम ऐसा रियल सॉलिड नहीं है, ये सुपर कूल्ड लिक्विड ही है। ठीक है, जो आपको पार्टिकल्स का इरेगुलर अरेंजमेंट बताता है। ठीक है, तो एमॉर्फस सॉलिड कभी कभी ऐसा बोलोगे कि ग्रेविटी के डायरेक्शन में भी फ्लो होना चालू कर सकते हैं। ठीक है, इसका कोई
फिक्स्ड मेल्टिंग या फिर शार्प मेल्टिंग पॉइंट नहीं है, ये धीरे धीरे पिघलने चालू हो जाते हैं, ठीक है। तो ये सब एमोर्फस सॉलिड के एग्जांपल्स हैं। अभी जैसे कि हम लोगों ने बोला कि क्रिस्टलाइन सॉलिड्स के जो कुछ वैल्यूज होते हैं, लाइक जैसे कि फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एमोर्फस सॉलिड, ठीक है। तो क्रिस्टलाइन सॉलिड जैसे कुछ एमोर्फस सॉलिड के फिजिकल प्रॉपर्टीज जो है वो चेंज नहीं होते हैं, ठीक है। तो अगर एमोर्फस सॉलिड के फिजिकल प्रॉपर्टीज चेंज नहीं हो रहे, ठीक है, अलग अलग डायरेक्शन में, तो हम लोग उसको बोलेंगे आइसोट्रॉपी। तो हम लोग उसको क्या बोलेंगे, आइसोट्रॉपी। द प्रॉपर्टी रिमेन्स द सेम इन ऑल डायरेक्शन इज नोन एज आइसोट्रॉपी। क्लियर है? तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, आइसोट्रॉपी। फाइन। तो आई थिंक आपको एमोर्फस सॉलिड तक मैंने जो भी बताया वो क्लियर है। अभी इन लोगों ने क्या कर दिया, इन लोगों ने आपका जो क्रिस्टलाइन सॉलिड था वो क्रिस्टलाइन सॉलिड को क्लासीफाइड कर दिया। जैसे कि मैंने पहले क्रिस्टलाइन सॉलिड के जब एक्सप्लेन कर रहा था तब मैंने बताया कि क्रिस्टलाइन सॉलिड के जो फोर्सेज होते हैं, जैसे कि उन दो पार्टिकल्स एक दूसरे को कौन से बॉन्ड से पकड़े हुए हो सकते हैं, तो मॉलिकुलर हो गया, आयोनिक हो गया, मेटालिक हो गया, कोवलेंट बॉन्ड हो गया। तो ये सब बॉन्ड के वजह से वेन डेर वाल्स फोर्सेस हो गए, तो ये सब बॉन्ड के वजह से पार्टिकल्स एक दूसरे को अटैच रहेंगे और कोई चांस ही नहीं है पार्टिकल्स को एक दूसरे के साथ पकड़ने का। तो उसी के बेसिस पे उन्होंने क्या किया, क्रिस्टलाइन सॉलिड को क्लासीफाइड कर दिया। तो क्रिस्टलाइन सॉलिड को उन्होंने कितने टाइप में क्लासीफाइड कर दिया, आपके बुक में उन्होंने 4 टाइप में क्लासीफाइड किया हुआ है उन्होंने। और एक टाइप होता है एक एटॉमिक सॉलिड करके, आपको फिलहाल उसकी ज़रूरत नहीं है, आपको सिर्फ 4 याद रखना है। तो फर्स्ट वन इज मॉलिकुलर सॉलिड, सेकेंड वन इज आयोनिक सॉलिड, थर्ड वन इज कोवलेंट सॉलिड एंड फोर्थ वन इज मेटालिक सॉलिड। तो देखो क्रिस्टलाइन सॉलिड क्लासीफाइड इनटू 4 पार्ट्स, 4 types of solid. First one is molecular solid, second one is ionic solid, third one is covalent solid and fourth one is metallic solid, right? तो अभी देखते हैं हम लोग मॉलिकुलर सॉलिड क्या होता है। तो मॉलिकुलर सॉलिड होता है कि जो भी क्रिस्टल या फिर जो भी सॉलिड है वो सेम मॉलिक्यूल से उसका पैटर्न बना हुआ है, ठीक है। मॉलिक्यूल से, नाम में ही मॉलिकुलर है तो मॉलिक्यूल ही होगा, ठीक है। तो अगर पार्टिकल्स का परफेक्टली अरेंज्ड ऑर्डर जो है वो अगर मॉलिक्यूल से फॉर्म हो चुका है या फिर मॉलिक्यूल से फॉर्म हुआ है तो हम लोग उसको बोलेंगे मॉलिकुलर सॉलिड, राइट। तो मॉलिकुलर सॉलिड में क्या होगा, मॉलिक्यूल्स होगा पर सेम कंपाउंड का, ठीक है। सॉलिड अंडर फॉर्म्स सेम कंपाउंड, ठीक है। तो मॉलिकुलर सॉलिड को भी उन्होंने एक्चुअली 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया। तो फर्स्ट था उनका पोलर मॉलिकुलर सॉलिड, सेकेंड है उनका नॉन पोलर मॉलिकुलर सॉलिड और थर्ड वन है उनका हाइड्रोजन बॉन्डेड मॉलिकुलर सॉलिड, ठीक है। तो इस तरह से उन्होंने क्या किया, मॉलिकुलर सॉलिड को 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया। तो देखो मैं पहले एक्सप्लेन करते जाता हूँ कि पोलर मॉलिकुलर सॉलिड क्या है, नॉन पोलर मॉलिकुलर सॉलिड क्या है और हाइड्रोजन बॉन्डेड मॉलिकुलर सॉलिड क्या है, ठीक है। तो देखो जो भी मॉलिक्यूल्स है सॉलिड्स में, अगर वो डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन के वजह से या फिर डाइपोल डाइपोल फोर्सेस के वजह से अगर मॉलिक्यूल्स एक दूसरे को पकड़े हुए हैं स्ट्रांगली, तो हम लोग उसको बोलेंगे कि वो पोलर मॉलिकुलर सॉलिड के क्या एक टाइप है, ठीक है। वैसे बोल रहा हूँ, अगर कोई भी सॉलिड स्ट्रक्चर में या फिर कोई भी मॉलिकुलर क्रिस्टलाइन सॉलिड स्ट्रक्चर में अगर पार्टिकल्स या फिर जो भी मॉलिक्यूल्स हैं वो अगर डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन के वजह से एक दूसरे को पकड़े हुए हैं तो उसको हम लोग बोलेंगे कि वो पोलर मॉलिकुलर क्रिस्टलाइन सॉलिड है, ठीक है। तो इसके कुछ प्रॉपर्टीज़ है। पोलर मॉलिकुलर क्रिस्टलाइन सॉलिड जो है वो सॉफ्ट होता है, वो इंसुलेटर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है। क्यों इंसुलेटर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होगा, क्योंकि एक तरफ पॉजिटिव चार्ज होगा, एक तरफ नेगेटिव चार्ज होगा। जो डाइपोल है तो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, तो एक दूसरे को अगर अट्रैक्ट करेंगे तो क्या होगा, तो चाहे नेगेटिव पॉजिटिव एक दूसरे को माइनस करके 0 बन जाएगा, तो वो जो है वो इंसुलेटर हो जाएंगे किसके, इलेक्ट्रिसिटी के। देखो इसमें पार्टिकल्स भी इस तरह से अरेंज होते हैं कि सपोज एक पार्टिकल पॉजिटिव है, एक पार्टिकल नेगेटिव, तो उसके वाला जो उसके बाजू वाला जो दूसरा पार्टिकल होगा या फिर नेबरिंग मॉलिक्यूल होगा वो जो है वो पहले वाले का जो क्या बोलते उसको चार्ज है वो माइनस या फिर निगेटिव कर दे, मतलब उसके अपोजिट हो जाएगा इस तरह से। मतलब ये पॉजिटिव नेगेटिव अगेन पॉजिटिव फिर से नेगेटिव अगेन पॉजिटिव अगेन नेगेटिव, इस तरह से ये जो पैटर्न है आपको कंटिन्यू चलते ही रहेगा, ठीक है, डाइपोल डाइपोल का। तो इस तरह से उसका अरेंजमेंट होता है, तो उसको हम लोग पोलर मॉलिकुलर सॉलिड बोलते हैं। फिर
लो, इसका मेल्टिंग पॉइंट जो है बहुत नीचे होता है, ठीक है। तो एग्जांपल उन्होंने दिया है HCl और SO2। फिर हम लोग आते हैं नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड। तो नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड क्या है, ठीक है। तो नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड जो है, जिसमें मॉलिक्यूल जो है वो एक दूसरे को डिस्पर्शन फोर्सेस की वजह से अटैचमेंट है। व्हाट इज डिस्पर्शन फोर्सेस? तो या फिर लंडन फोर्सेस आप लोगों ने पढ़ा है, ठीक है। तो वो जो फोर्सेस होते हैं वो परमानेंट नहीं होते, ठीक है, थोड़ी देर के लिए होते हैं। तो अगर कोई भी सॉलिड स्ट्रक्चर में अगर पार्टिकल्स जो है वो अगर डिस्पर्शन फोर्सेस के या फिर लंडन फोर्सेस की वजह से एक दूसरे को अटैचमेंट है, तो हम लोग उसको बोलेंगे कि ये जो है वो नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड का फॉर्म है, ठीक है। अगेन नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड का जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो कम होता है, इवन वो पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड से भी कम होता है, ठीक है। वेरी लो मेल्टिंग पॉइंट इसलिए उन्होंने बोला है, तो वो पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड से भी कम होता है। तो ये उसके एग्जांपल्स थे, मतलब की प्रॉपर्टीज थे। अगेन ये इंसुलेटर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है, सॉफ्ट है। फिर ऐसे एग्जांपल्स अगर आप लोग देखने जाओगे तो आर्गन है, CCl4 है, H2 है, CO2 है, ये सारे के सारे नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड्स के एग्जांपल है। अब अभी आपके पास बनता है कि थर्ड जो है हाइड्रोजन बॉन्डेड मॉलिक्यूलर सॉलिड। तो हाइड्रोजन बॉन्डेड मॉलिक्यूलर सॉलिड में क्या होता है कि अगर कोई भी हाइड्रोजन एटम, ठीक है, हाइड्रोजन एटम मॉलिक्यूल में, ठीक है, हाइड्रोजन एटम मॉलिक्यूल में कोवलेंटली अगर स्ट्रांगली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम को अगर कनेक्टेड है, ठीक है, कोई भी हाइड्रोजन बॉन्डेड मॉलिक्यूल में अगर हाइड्रोजन एटम कोवलेंटली कोई भी मोस्ट स्ट्रांगली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम को कनेक्टेड है, फॉर एग्जांपल ऑक्सीजन हो गया, नाइट्रोजन हो गया, फ्लोरीन हो गया, तो हम लोग उसको बोलेंगे कि वो हाइड्रोजन बॉन्डेड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर है। इसका एग्जांपल मैं आपको बता देता हूँ। इसका एग्जांपल सिंपल सा एग्जांपल आपका H2 है या फिर आइस है, ठीक है। तो आइस और H2 जो है हाइड्रोजन बॉन्डेड मॉलिक्यूल स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। तो ये क्या होता है कि ये एक एडिशनल बॉन्ड फॉर्म कर देता है, तो वो एडिशनल बॉन्ड को हम लोग हाइड्रोजन बॉन्ड बोलते हैं। मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव आइटम के साथ वो बॉन्ड क्रिएट करता है ना, तो इसलिए, ठीक है। तो इसको हम लोग हाइड्रोजन बॉन्डेड मॉलिक्यूलर सॉलिड बोलते हैं। अभी हाइड्रोजन बॉन्डेड मॉलिक्यूलर सॉलिड हार्ड होता है। आइस देखो कि आइस को कभी खींचते हुए देखा है ट्रक में से, तो वो लोगों के पास एक बड़ा सा ऐसा आइस के लिए मारने के लिए कोई क्या बोलते उसको एक्स होता है एक बड़ा सा, तो उससे वो उसको तोड़ते हैं, ठीक है। तो आइस क्रशर भी बोलते उसको, तो उससे वो पकड़ते हैं, उसको खींचते हैं, तो उसके लिए बहुत ताकत की ज़रूरत होती है। तो वो जो स्ट्रक्चर वो स्ट्रॉन्ग होता है, तो वो ईजिली टूटता नहीं है, इसलिए उसको उस तरह से पकड़ा जाता है, तो हार्ड है। लेकिन जब आइस फॉर्म में होता है तब वो इंसुलेटर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है, ठीक है। उसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत लो होता है, आपको पता है आइस का मेल्टिंग पॉइंट क्या है। इंटरमोलिकुलर फोर्सेस जो है वो मैंने बता दिया कि हाइड्रोजन बॉन्डेड होते हैं, इसलिए तो एग्जांपल मैंने भी बता दिया H2 और आइस इज अ परफेक्ट एग्जांपल ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डेड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर, ठीक है। तो ये हो गया आपका मॉलिक्यूलर सॉलिड तक का एग्जाम। इसके बाद हम लोग जाते हैं आयोनिक सॉलिड, ठीक है। तो आयोनिक सॉलिड क्या होता है? आयोनिक सॉलिड मतलब कि अगर आपका सॉलिड फॉर्म का स्ट्रक्चर अगर आयन से बना हुआ है, आयन्स मतलब कि कैटायंस और एनायंस, अगर आपका सॉलिड स्ट्रक्चर कैटायंस और एनायंस से बना हुआ है, तो हम लोग उसको बोलेंगे कि ये जो है वो आपका आयोनिक सॉलिड का फॉर्म है। ये देखो यहाँ पे मैंने डायग्राम बताया, जो ये डायग्राम में NaCl इस तरह से दिखाया है मैंने, ठीक है। Na जो है पॉजिटिव है, Cl जो है वो नेगेटिव है, तो इस तरह से मैंने दिखाया। तो नेगेटिव है तो एनायंस जो होते हैं वो बड़े होते हैं और कैटायंस जो होते हैं वो छोटे होते हैं। तो आयोनिक स्ट्रक्चर जो है ना, आयोनिक स्ट्रक्चर आपका कैटायंस और एनायंस के साइज़ के ऊपर भी डिपेंड करता है, एक चीज़ याद रखना, ठीक है। तो वो स्ट्रक्चर कितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा वो एनायंस के और कैटायंस के साइज़ के ऊपर भी डिपेंड करता है, ओके। तो देखो जितने भी इस दुनिया के सॉल्ट स्ट्रक्चर है, जितने भी इस दुनिया के क्रिस्टलाइन सॉल्ट स्ट्रक्चर है, नमक, ठीक है, सॉल्ट स्ट्रक्चर है, वो सारे के सारे आयोनिक स्ट्रक्चर के फॉर्म है, ठीक है। उसको हम लोग आयोनिक सॉलिड बोलेंगे। देन आयोनिक सॉलिड के जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होते हैं वो अपोजिट चार्जेस के होते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने बता दिया कैटायन और एनायन होता है, ठीक है। नेगेटिवली चार्ज रिलेटिवली बड़ा होता है, ठीक है, तो कैटायन छोटा होता है जनरली,
इसके बाद इसलिए वो एक दूसरे को इस तरह से आयंस अरेंज हो जाते हैं कि वो एक दूसरे को बैलेंस कर सके। मतलब कि पॉजिटिव नेगेटिव अगेन सेम फंडा यहाँ पे भी यूज होता है। एनायंस मतलब कि कैटायन एनायन कैटायन एनायन कैटायन एनायन कैटायन एनायन, इस तरह से उसका जो अरेंजमेंट है वो चल जाता है। ये अरेंजमेंट इतना परफेक्टली हो जाता है कि वो सॉलिड फॉर्म में इंसुलेटर बन जाते हैं, ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी के इंसुलेटर बन जाते हैं। पर अगर आप लोग आयोनिक फॉर्म को, आयोनिक कंपाउंड को या फिर आयोनिक सॉलिड को अगर एक्वियस में डालोगे तो वो गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बन जाता है, बिकॉज ऑफ सॉल्ट वाटर इज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ये आप सब लोगों को पता है, ठीक है। तो वो गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बन जाता है अगर एक्वियस सॉल्यूशन में डालोगे तो कुछ फैक्ट्स कैरेक्टरिस्टिक्स है, जैसे कि आयनिक सॉलिड्स के कुछ दे आर हार्ड ब्रिटल एंड उसका लो वर्टिलिटी है। देन हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है उसका, ठीक है। दे आर पूर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन सॉलिड स्टेट, हाउएवर दे बिकम द गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन मोल्टन स्टेट। जैसे कि मैंने बताया अगर एक्वेस में डालोगे तो वो गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी हो जाएगा, फिर मोल्टन स्टेट में डालोगे तो। देन दे आर जनरली सोल्यूबल इन पोलर सॉल्वेंट्स लाइक वाटर। सॉल्ट पता है आपको NaCl सोल्यूबल है, ठीक है। तो ये सारे के सारे उसके प्रॉपर्टीज़ थे। और जो आपका जो अरेंजमेंट होता है आयंस का, वो आयंस का अरेंजमेंट बेसिकली 3 फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करता है। फर्स्ट फैक्टर इज द साइज ऑफ द कैटायन एंड एनायन, सेकंड फैक्टर इज द चार्जेस ऑन द आयंस, ठीक है, एंड द थर्ड फैक्टर इज द ईज विथ विच द एनायन कैन बी पोलराइज्ड, ठीक है। तो एनायन कितने जल्दी पोलराइज हो सकता है, ये सब के ऊपर आपका आयनिक सॉलिड का स्ट्रक्चर जो है वो डिपेंड करता है। क्लियर है यहाँ तक आयनिक सॉलिड क्या है? तो हम लोग नेक्स्ट में जाते हैं। नेक्स्ट है आपका मेटालिक सॉलिड। तो मेटालिक सॉलिड आप सब लोगों को पता है, आपके आजू बाजू जितने भी मेटल दिख रहा है, आप जिस क्लासरूम में जिस बेंच पे बैठते हो उसके जो रॉड्स होते हैं वो मेटल्स होते हैं। कार, बाइक, जो भी आपको आप सबके आपके आजू बाजू जितने भी मेटल्स दिखते हैं वो सारे के सारे मेटालिक सॉलिड है, जो कि मोस्ट ऑफ द मेटालिक सॉलिड्स आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। आपको पता है सारे के जितने भी मेटल्स होते हैं, मोस्ट ऑफ द मेटल, सारे के सारे मेटल जो आपके वो गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है। अभी ये गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी क्यों होता है ये मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। मेटालिक सॉलिड जो है वो क्रिस्टलाइन सॉलिड का ही एक पार्ट है, राइट, क्यों क्रिस्टलाइन सॉलिड है, क्योंकि इसमें भी परफेक्टली अरेंज्ड ऑर्डर होता है। अभी इसमें क्या होता है, इसमें जो है वो डीलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ठीक है। डीलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन्स मतलब कि क्या, कि इसमें एक ऐसे समझ लो कि एक बहुत बड़ा समुंदर है इलेक्ट्रॉन्स का और उसमें इलेक्ट्रॉन्स घूम रहे हैं यहाँ से वहाँ, यहाँ से वहाँ, यहाँ से वहाँ, ठीक है। तो ये डीलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन्स का स्ट्रक्चर है। ये जो इलेक्ट्रॉन्स है ये परफेक्टली अरेंज फॉर्म में इधर उधर घूमते हैं, ठीक है। तो इसको इसलिए हम लोग सी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी बोलते हैं। पर इसमें जो है वो इलेक्ट्रॉन्स का जो मोशन है वो उसको इलेक्ट्रॉन्स के मोशन को एक फ्रीडम है घूमने के लिए, मतलब फ्रॉम वन एंड टू अनदर एंड, ठीक है। तो वो एक एंड में अगर रहेगा कोई इलेक्ट्रॉन तो वो दूसरे एंड में जाके जा सकता है और उधर का इलेक्ट्रॉन वापस अपने स्टेट में आ सकता है। मतलब कि एक दूसरे का अपनी जगह बदल देते, जैसे आप लोग अपने दोस्त के साथ अगर मस्ती करने तो जगह बदल लेते हो ना, फर्स्ट बेंच से लास्ट बेंच जाते हो, लास्ट बेंच वाला फिर फर्स्ट बेंच पे आके बैठ जाता है आपके जगह पे। तो इसी तरह ये भी है, ठीक है। तो ये मेटालिक सॉलिड जो है अपने इलेक्ट्रॉन्स जो है वो डीलोकलाइज फॉर्म में होते हैं एक बड़े समुद्र में, तो अपने वो जगह एक एंड से दूसरे एंड में, दूसरे एंड से तीसरे एंड में जाते ही रहते हैं, ठीक है। ये डीलोकलाइज फॉर्म में होने की वजह से वो गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी हो जाते हैं, ठीक है। ये उसका बेसिक फंडामेंटल है मेटालिक सॉलिड का, ठीक है। तो उसके बीच के जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पॉजिटिवली चार्ज मेटेलिक आयन एंड नेगेटिवली चार्ज सी ऑफ डीलोकलाइज इलेक्ट्रॉन्स इज कॉल्ड अ मेटालिक बॉन्ड। तो इन्होंने क्लियरली बोला कि पॉजिटिवली चार्ज जो भी मेटेलिक आयन है और नेगेटिवली चार्ज सी ऑफ डीलोकलाइज इलेक्ट्रॉन्स जो है उसके बीच का जो बॉन्ड होता है उसको हम लोग बोलेंगे मेटालिक बॉन्ड। और ये मेटालिक बॉन्ड की वजह से मेटालिक सॉलिड जो है वो क्या होता है, मेटालिक सॉलिड फॉर्म हो जाता है, ठीक है। अगर मेटालिक सॉलिड आपको मैं कुछ प्रॉपर्टीज बताता हूँ। फॉर एग्जांपल मेटालिक सॉलिड को आप जितना पॉलिश करोगे उतना वो लस्टर हो जाएगा, उसके ऊपर शेयर फोर्स अप्लाई करोगे तो उसमें बेंड वगैरह आ जाता है, राइट। तो वो उसके क्या बोलते हैं उसके प्रॉपर्टीज़ है, ठीक है। फिर आप लोग उसको एक वायर फॉर्म में भी कर सकते हो या फिर आप लोग उसका एक प्लेन मेटल शीट भी बना सकते हो, ठीक है। तो वो उसके प्रॉपर्टीज आप लोग मेटालिक सॉलिड से कोई भी एलॉय वगैरह बना सकते हो, ठीक है। तो ये बेसिक मेटालिक सॉलिड्स के क्या है, मेटालिक सॉलिड के प्रॉपर्टीज है जो आप सब लोगों को पता है, ठीक है। तो जैसे कि आप लोग उसको क्या बोलते हैं, उसको मैंने बताया वायर और
प्लेन शीट में डालने से मेलेबल और डक्टाइल प्रॉपर्टीज है। तो अगर आप लोग कंटिन्यूस अगर हैमर्ड करोगे या फिर रोल करोगे तो थिन शीट में फॉर्म हो जाएगा, तो उसको हम लोग मेलेबल बोलते हैं। अगर उसको एक शीट डिज़ायर थिकनेस, अगर उसको वायर में बनाओगे, ठीक है, एक थिकनेस के वायर में फॉर्म करोगे तो उसको हम लोग डक्टाइल प्रॉपर्टीज बोलते हैं। तो मेलेबल और डक्टाइल प्रॉपर्टीज में आप लोग सॉलिड मेटालिक सॉलिड्स को ला सकते हो, ठीक है, बाय अप्लाइंग फोर्सेस ऑन इट। तो ये आपका हो गया मेटालिक सॉलिड। इसके बाद आपका नेक्स्ट हो जाता है कोवलेंट सॉलिड। तो कोवलेंट सॉलिड जो है वो कोवलेंट बॉन्ड्स के वजह से फॉर्म हो गया है, ठीक है। तो उसके आजू बाजू के पार्टिकल्स है उसने क्या किया, कोवलेंट बॉन्ड बना दिया है, ठीक है, इसलिए उसका क्या हुआ, कोवलेंट सॉलिड उसको नाम दे दिया। तो अभी कोवलेंट सॉलिड का जो मेल्टिंग पॉइंट है वो हाई होता है, ठीक है। उसके बाद उसका जो अवेलेबिलिटी होता है वो मोबाइल इलेक्ट्रॉन्स की वजह से होता है, तो वो कभी कभी गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी हो जाते हैं, ठीक है, या फिर वो इंसुलेटर की तरह भी एक्ट करते हैं। तो अभी मैं बता दूँ कि इंसुलेटर कौन होता है और गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी कौन होता है। तो जनरली कोवलेंट सॉलिड जो है उसे देखो मैंने नीचे का अरेंजमेंट आपको दिखा है। तो ऑल टाइप ऑफ कार्बन आइटम्स और कोवलेंट सॉलिड्स, ठीक है। तो उसका कुछ एग्जांपल्स है, फर्स्ट वन इज डायमंड, थर्ड सेकंड वन इज ग्राफाइट, और थर्ड वन इज आपका जो फुलेरिन स्ट्रक्चर या फिर बकबॉल स्ट्रक्चर भी होता है। फिर उसको और एक नाम है बकमिस्टर फुलेरिन स्ट्रक्चर, ठीक है। तो देखो डायमंड स्ट्रक्चर क्या होता है, जो पार्टिकल्स का अरेंजमेंट या फिर जो कार्बन आइटम्स का जो अरेंजमेंट होता है वो sp3 हाइब्रिडाइजेशन में होता है, ठीक है, उसको हम लोग बोलेंगे डायमंड स्ट्रक्चर। जो सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, उसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज़्यादा हार्ड होता है, मेल्टिंग पॉइंट शार्प होता है 3550, ठीक है। तो 3550 मतलब 3550 डिग्री सेल्सियस उसका मेल्टिंग पॉइंट होता है। इतना ज़्यादा मेल्टिंग पॉइंट, वेरी स्ट्रॉन्ग मटेरियल डायमंड होता है, सबको पता है, जस्ट बिकॉज ऑफ sp3 हाइब्रिडाइजेशन की वजह से, ठीक है। तो डायमंड स्ट्रक्चर का प्रॉपर्टी। देन सेकंड वन आता है ग्राफाइट स्ट्रक्चर। तो ग्राफाइट स्ट्रक्चर क्या हो जाता है, ग्राफाइट स्ट्रक्चर जो है वो sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन आइटम्स की वजह से बनता है, ठीक है। तो ये भी कोवलेंट सॉलिड का फॉर्म है। उसमें जो रिमेनिंग हाफ अनफिल्ड क्या बोलते हैं, हाफ फिल्ड अनहाइब्रिडाइज 2pz जो ऑर्बिटल बच जाता है, वो ऑर्बिटल जो है वो पाई बॉन्ड बनाने के लिए, पाई बॉन्ड से दूसरा लेयर क्रिएट करने के लिए वो यूटिलाइज हो जाता है, ठीक है। और उससे क्या होता है, ग्राफाइट फॉर्म हो जाता है, ठीक है। वो जो अनहाइब्रिडाइज जो है 2pz वाला, उसके sp2 हो गया ना, तो sp2 हो गया, तो और भी चाहिए तो जो अनहाइब्रिडाइज फॉर्म है 2pz, उसकी वजह से पाई बॉन्ड क्रिएट करके ग्राफाइट स्ट्रक्चर फॉर्म करता है। और लास्ट वन था आपका फुलेरिन स्ट्रक्चर। फुलेरिन स्ट्रक्चर आप लोगों ने पता नहीं कहाँ पे देखोगे, अगर आप लोग गूगल भी करोगे तो आपको फुलेरिन स्ट्रक्चर का डायग्राम मिल जाएगा। मैं यहाँ पे डालना एक्चुअली भूल गया है फुलेरिन स्ट्रक्चर का डायग्राम, लेट मी चेक, नहीं सॉरी, मैंने फुलेरिन स्ट्रक्चर का डायग्राम डालना भूल गया। तो फुलेरिन स्ट्रक्चर क्या होता है, फुलेरिन स्ट्रक्चर में जो है आपका स्ट्रक्चर जो फुटबॉल का देखा, पहले आप लोगों ने पुराने फुटबॉल देखे जिसमें वो ब्लैक वाइट ऐसे पेंटागन जैसे पैटर्न होते थे। तो जो आपका बकबॉल स्ट्रक्चर है उसको हम लोग बकबॉल भी बोलते हैं। तो आपका जो कार्बन स्ट्रक्चर जो है उसमें वैसे ही दिखेगा, मतलब कि 660 उसका फॉर्मूला होता है। तो 60 कार्बन जो है वो एक दूसरे पर ऐसे पेंटागन फॉर्म में एक दूसरे का ऐसा एक फुटबॉल जैसा स्ट्रक्चर बनाएंगे। बाहर एक लेयर हो गया, फिर उसके बाद अंदर एक लेयर हो गया, फिर अंदर एक लेयर हो गया, अंदर एक लेयर हो गया, इस तरह से वो स्ट्रक्चर बनते ही जाएगा और एक दूसरे के साथ बॉन्डेड रहेगा। तो इसको हम लोग बोलेंगे बकबॉल या फिर फुलेरिन स्ट्रक्चर, ऑलराइट। तो ये होता है आपका बकबॉल और फुलेरिन स्ट्रक्चर। तो अभी तक जितना मैंने ये पढ़ा है हम लोग उसको थोड़ा रिवाइज कर लेते हैं, ठीक है। मैंने अभी तक जितना आपको बताया, फर्स्ट मैंने बताया कि सॉलिड के प्रॉपर्टीज़ क्या होते हैं, उसको डिफिनिट शेप होता है, साइज़ होता है, उसका एक डेंसिटी होता है, ये उसके प्रॉपर्टीज़ है, ठीक है। तो उसको इंटरमोलिकुलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा होता है, जैसे कि आप लोग उसका शार्प मेल्टिंग पॉइंट होता है, अगर आप लोग उसका टेम्परेचर बढ़ाओगे तो वो सॉलिड से लिक्विड से गैस स्टेट में कन्वर्ट हो जाएगा। टेम्परेचर बढ़ाने की वजह से क्या होता है, उसमें पार्टिकल्स में काइनेटिक मोशन रहता है, उसकी वजह से वो अपना जो स्टेट है वो स्टेट चेंज कर लेता है, ठीक है। आपका सॉलिड जो है वो दो फॉर्म में उन्होंने डिवाइड किया, फर्स्ट वन इज क्रिस्टलाइन सॉलिड और सेकंड वन इज एमोर्फस सॉलिड। तो क्रिस्टलाइन सॉलिड क्या होता है, क्लासिफिकेशन है ये सॉलिड का, ठीक है। तो सॉलिड दो फॉर्म में कन्वर्ट किया, क्रिस्टलाइन सॉलिड और एमोर्फस सॉलिड। क्रिस्टलाइन सॉलिड को उन्होंने क्या किया, क्रिस्टलाइन सॉलिड मतलब कि पार्टिकल्स का अरेंजमेंट अगर परफेक्टली अरेंज पार्टिकल्स है कोई भी सॉलिड स्ट्रक्चर में, पार्टिकल्स मतलब कुछ भी हो सकता है, एटम्स हो सकता है, आयन्स हो सकता है, ठीक है, मॉलिक्यूल्स हो सकते हैं, अगर वो परफेक्टली अरेंज है तो उसको हम लोग बोलेंगे क्रिस्टलाइन सॉलिड। एमोर्फस सॉलिड मतलब उसमें पार्टिकल्स का अरेंजमेंट रेगुलर नहीं है, ठीक है, इरेगुलर पैटर्न ऑफ अरेंजमेंट है, तो उसको हम लोग बोलेंगे एमोर्फस सॉलिड। क्रिस्टलाइन सॉलिड का मेल्टिंग पॉइंट बहुत शार्प होता है, एमोर्फस सॉलिड का मेल्टिंग पॉइंट शार्प नहीं होता है, ठीक है।
क्रिस्टलाइन सॉलिड को हम लोग ट्रू सॉलिड्स बोलते हैं, अमोर्फस सॉलिड को हम लोग सुपर कूल लिक्विड बोल देते हैं, ठीक है। क्रिस्टलाइन सॉलिड में हम लोग ने दो फॉर्म देखे, आइसोमॉर्फस और पॉलीमॉर्फस। आइसोमॉर्फस मतलब कि दो अलग अलग सब्सटेंस या पर दो अलग अलग सब्सटेंस का एटॉमिक रेशियो सेम है और एक सेम क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर फॉर्म कर रहा है, तो उसको हम लोग बोलेंगे आइसोमॉर्फस। और एक ही सब्सटेंस है पर वो दो अलग अलग फॉर्म क्रिएट कर रहे हैं अलग अलग कंडीशंस में, अलग अलग डायरेक्शन में, तो हम लोग उसको बोलेंगे पॉलीमॉर्फस। एमॉर्फस सॉलिड में ऐसा कुछ नहीं होता। क्रिस्टलाइन सॉलिड का जैसे एक फिक्स मेल्टिंग पॉइंट होता है, वैसे एमॉर्फस सॉलिड का कोई फिक्स मेल्टिंग पॉइंट नहीं होता है। एमॉर्फस सॉलिड में पैटर्न का में इरेगुलर होने की वजह से फिक्स जो मेल्टिंग पॉइंट है वो नहीं हो सकता, ठीक है। वो जल्दी पिघलना स्टार्ट कर देता है। फॉर एग्जांपल बटर मैंने बताया, सोप बताया, ठीक है, वो उसके एग्जांपल्स है। तो हीट ऑफ ये उसके एग्जांपल्स जो आपको अभी तक मैंने बताया, ठीक है। तो जैसे कि क्रिस्टलाइन सॉलिड्स को उन्होंने दो पार्ट में डिवाइड कर दिया, वैसे ही सेम क्रिस्टलाइन सॉलिड को भी उन्होंने चार पार्ट में डिवाइड कर दिया था। तो क्रिस्टलाइन सॉलिड को चार पार्ट में डिवाइड कैसे किया था, तो अपना क्रिस्टलाइन सॉलिड का फॉर्म था, फर्स्ट वन इज मॉलिकुलर सॉलिड, सेकंड वन इज आयनिक सॉलिड, थर्ड वन इज कोवलेंट सॉलिड और फोर्थ वन इज मेटालिक सॉलिड। तो मॉलिकुलर सॉलिड क्या होता है? मॉलिकुलर सॉलिड मतलब कि जो सॉलिड फॉर्म मॉलिक्यूल्स की वजह से फॉर्म होता है उसको हम लोग बोलेंगे मॉलिकुलर सॉलिड। सेम कंपाउंड के मॉलिक्यूल से फॉर्म होता है उसको हम लोग बोलेंगे मॉलिकुलर सॉलिड। तो मॉलिकुलर सॉलिड भी तीन फॉर्म में होता है, फर्स्ट वन इज पोलर मॉलिकुलर सॉलिड, सेकंड वन इज नॉन पोलर मॉलिकुलर सॉलिड और थर्ड वन इज हाइड्रोजन बॉन्डेड मॉलिकुलर सॉलिड। जो मॉलिकुलर सॉलिड डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन की वजह से क्रिएट हो रहा है उसको हम लोग बोलेंगे पोलर मॉलिकुलर सॉलिड। जो मॉलिकुलर सॉलिड वैन डेर वाल्स फोर्सेस की वजह से या फिर डिस्पर्शन फोर्सेस की वजह से क्रिएट हो रहा है उसको हम लोग बोलेंगे नॉन पोलर मॉलिकुलर सॉलिड। और जो मॉलिकुलर सॉलिड में हाइड्रोजन बॉन्ड मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के साथ कनेक्टेड होकर एक बॉन्ड क्रिएट कर रहा है, एक स्पेशल बॉन्ड क्रिएट कर रहा है, उसको हम लोग बोलेंगे हाइड्रोजन बॉन्डेड मॉलिकुलर सॉलिड, ठीक है। इसके मैंने प्रॉपर्टीज बता दिए थे, आप लोग चाहे तो प्रॉपर्टीज पिक्चर के वापस रिवाइज कर सकते हो एक बार, राइट। इसके बाद होता है आपका आयनिक सॉलिड। आयनिक सॉलिड में क्या होता है? आयनिक सॉलिड में जो है उसमें कैटायंस और आयंस परफेक्टली अरेंज फॉर्म में होते हैं। कैटायन के आयन का साइज बड़ा होता है, कैटायन का साइज छोटा होता है। जैसे कि आयनिक सॉलिड जो है वो आयनिक सॉलिड फॉर्म होने का तीन बेसिक फंडामेंटल है। पहला है उसका जो है वो कैटायंस और आयन का साइज़ क्या है, उसके बाद उसके चार्ज क्या है आयंस के ऊपर, और थर्ड वन इज जो उसका पोलराइज होने का टेंडेंसी क्या है उसके ऊपर वो डिपेंड करता है कि आयनिक सॉलिड कैसा होगा, राइट। तो इसके प्रॉपर्टीज आयनिक सॉलिड जो है वो सॉलिड फॉर्म में जो है वो इंसुलेटर होते हैं, बट आप लोग जैसे कि उसको एक्वियस फॉर्म में या फिर मोल्टेन फॉर्म में लाओगे तो वो क्या हो जाता है, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी हो जाता है। इसके बाद हम लोगों ने देखा मेटालिक सॉलिड। तो मेटालिक सॉलिड क्या था? मेटालिक सॉलिड मतलब इसमें सी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता है, तो पॉजिटिव और सी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स में सी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मतलब कि इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम वन एंड से दूसरे एंड तक जा पाते हैं, उसको हम लोग बोलेंगे सी ऑफ इलेक्ट्रॉन। जिसकी वजह से वो गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी हो जाता है। तो चार्ज इलेक्ट्रॉन दूसरी तरफ जंप कर जाता है, दूसरी साइड में चला जाता है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल आप लोग अगर चम्मच गर्म करोगे तो चम्मच एक एंड से गर्म होता है तो दूसरे एंड से भी गर्म होना स्टार्ट हो जाता है, तो इसको हम लोग मोबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बोलते हैं, ठीक है। ये जस्ट बिकॉज ऑफ मोबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की वजह से ही होता है, ठीक है, मेटेलिक पार्टिकल में या फिर मेटेलिक सॉलिड में। और ये जो पार्टिकल्स के बीच में मतलब कि जो पॉजिटिव और नेगेटिव के बीच में जो फॉर्म होने लगता है क्या बोलते हैं, बॉन्ड फॉर्म होता है, उसको हम लोग बोलेंगे मेटेलिक बॉन्ड, ठीक है। तो ये डक्टाइल होता है, मेलेबल होता है, ठीक है। उसके प्रॉपर्टीज अगर आप लोग उसको घिसोगे तो उसमें लस्टर आएगा, चमकने लगता है, ठीक है। वो उसके प्रॉपर्टीज है बेसिक गुड कंट्रोल ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है। इसके बाद हम लोगों ने देखा था कोवलेंट सॉलिड। तो कोवलेंट सॉलिड क्या है? कोवलेंट सॉलिड में जो कोवलेंट बॉन्ड की वजह से स्ट्रक्चर फॉर्म हो गया हम लोग उसको बोलेंगे कोवलेंट सॉलिड। फॉर एग्जांपल हम लोगों ने देखा था डायमंड, देन सेकंड वन इज ग्राफाइट एंड थर्ड वन इज बकमिस्टर या फिर बकबॉल या फिर फ्लोरेंस स्ट्रक्चर। तो ग्राफाइट डायमंड जो है वो डायमंड सबसे स्ट्रॉन्ग मटेरियल है जस्ट बिकॉज ऑफ sp3 हाइब्रिडाइजेशन ऑफ कार्बन एटम्स। तो sp3 हाइब्रिडाइजेशन ऑफ कार्बन एटम्स की वजह से वो सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग स्ट्रक्चर है। उसका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो 3550 मतलब 3500 डिग्री सेल्सियस होता है। सेकेंड वन इज ग्राफाइट। ग्राफाइट जो है वो sp2 हाइब्रिडेशन की वजह से क्रिएट होता है। इसमें जो 2pz जो है वो 2pz ऑर्बिटल जो है वो अनहाइब्रिडाइज जो स्ट्रक्चर है, हाफ फील्ड जो है अनहाइब्रिडाइज, वो एक नया पाई बॉन्ड क्रिएट करते हैं और उसकी वजह से आपका ग्राफाइट स्ट्रक्चर फॉर्म हो जाता है। और थर्ड वन इज आपका बकबॉल स्ट्रक्चर जिसका फॉर्मूला होता है C60, जो आपका फुटबॉल की तरह दिखेगा, जो पहले का फुटबॉल होता था पेंटागन ब्लैक वाइट पैटर्न वाला, उसकी तरह से आपको जो स्ट्रक्चर दिखाई देता है, तो हम लोग उसको बोलेंगे बकमिस्टर। तो आई थिंक ये फर्स्ट लेक्चर तक इतना तक क्लियर है। हम लोग नेक्स्ट
लेक्चर में हम लोग आगे के टॉपिक देखेंगे, फॉर एग्जांपल जो यूनिट सेल वगैरह है, स्ट्रक्चर कैसे दिखते हैं। अभी आपको नेक्स्ट लेक्चर में थोड़ा इमेजिनेशन लेवल बढ़ाना होगा, ठीक है, थोड़ा इमेजिनेशन लेवल बढ़ाना होगा, जिससे आपको विजुलाइज करना होगा आपके आजू बाजू के ऑब्जेक्ट्स किस तरह से हो सकते हैं। मैं आपको वो भी एबिलिटी आप में डेवलप कर दूंगा, डोंट वरी अबाउट इट, ठीक है। ओके, बाय फ्रेंड्स, नेक्स्ट लेक्चर में अटेंड करना यूज़फुल है।